हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आदर्श गैस, वास्तविक गैस और वान डेर वाल्स समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आदर्श गैसें क्या होती हैं, वास्तविक गैसें क्या होती हैं और आदर्श गैस समीकरण में संशोधन की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों वान डेर वाल्स समीकरण की आवश्यकता हुई और वान डेर वाल्स समीकरण का निगमन कैसे होगा। आज इस वीडियो में हम लोग इसी बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आदर्श गैस और वास्तविक गैसें क्या होती हैं। पिछले वीडियोस में आपने गैसीय नियमों के बारे में पढ़ा हुआ है, आदर्श गैस समीकरण पढ़ा हुआ है। तो वे गैसें जो ताप व दाब की समस्त परिस्थितियों में, ताप व दाब की समस्त परिस्थितियों में गैसीय नियमों व आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण मतलब PV = nRT, आदर्श गैस समीकरण का पूर्णतः पालन करती हैं, पूर्णतः पालन करती हैं, उन्हें कहा जाता है आइडियल गैस या आदर्श गैस। कोई भी ऐसी गैस जो सभी परिस्थितियों में गैसीय नियमों और आदर्श गैस समीकरण का पूर्णतः पालन करती हो, उन्हें कहा जाता है आदर्श गैस या आइडियल गैस। जो आदर्श गैस है यह एक कल्पना है, वास्तव में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है, अर्थात सभी परिस्थितियों में गैसीय नियमों और आदर्श गैस समीकरण का पूर्णतः पालन नहीं करती। ब्रह्मांड में जितनी भी ज्ञात गैसें हैं उनमें से कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। यह एक सैद्धांतिक बात है, एक कल्पना की गई है आदर्श गैस की कि जो गैस गैसीय नियमों और आदर्श गैस समीकरण की पूर्णतः पालन करेगा, उस गैस को हम आदर्श गैस कहेंगे। अच्छा, अब इसी से संबंधित है वास्तविक गैसें क्या हैं कि जो गैसें गैसीय नियमों और आदर्श गैस समीकरण का पूर्णतः पालन नहीं करती हैं या उनका पालन नहीं करती हैं, उन गैसों को वास्तविक गैस कहा जाता है। वास्तविक गैसें जो होती हैं वो सभी परिस्थिति में गैसीय नियमों का पालन नहीं करती हैं, एक विशेष परिस्थिति में आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं, एक विशेष परिस्थिति में, लेकिन अधिकतर परिस्थितियों में वो गैसें, वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करती या आदर्श गैस समीकरण और गैसीय नियमों का पूर्णतः पालन नहीं करती। तो वास्तविक गैसें सभी परिस्थितियों में गैसीय नियम व आदर्श गैस समीकरण PV = nRT का पालन नहीं करती हैं। तो क्या कहेंगे कि वे गैसें जो सभी परिस्थितियों में गैसीय नियम व आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती हैं, उन गैसों को वास्तविक गैस कहा जाता है। और जो गैसें ताप दाब की समस्त परिस्थितियों में गैसीय नियम और आदर्श गैस समीकरण का पूर्णतः पालन करती हैं, उन्हें आदर्श गैस कहते हैं। हमारे आसपास जितनी भी गैसें हैं, जितनी भी ज्ञात गैसें हैं, वो सभी की सभी वास्तविक गैसें हैं या नॉन आइडियल गैसेज हैं। जैसे ऑक्सीजन हुआ, जैसे हाइड्रोजन हुआ, जैसे हीलियम हुआ, जैसे नाइट्रोजन हुआ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सभी की सभी गैसें
रियल गैसेज हैं। कैसी गैसेज हैं? रियल गैसेज, जो सभी परिस्थितियों में आदर्श गैस समीकरण और गैसीय नियमों का पालन नहीं करती। एक विशेष परिस्थिति में गैसीय नियमों का पालन करती हैं, एक विशेष परिस्थिति में आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं, लेकिन वो विशेष परिस्थिति होती है, ताप और दाब की विशेष परिस्थिति। विशेष परिस्थिति क्या है आपको बाद में बताया जाता है, आपको बाद में बताया जाएगा। अब देखिए, इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि गैसीय नियम या आदर्श गैस समीकरण में जो PV बराबर nRT है वह केवल आदर्श गैसों के लिए ही लागू होता है, वास्तविक गैसों के लिए लागू नहीं होता है। और आदर्श गैस का जो गुण है हमने अणुगति सिद्धांत में पढ़ा है, वहाँ से दो गुणों को पढ़ना जरूरी है, दो बातों का जानना जरूरी है। पहली बात यह है कि गैस के कुल आयतन की तुलना में गैसीय अणुओं का आयतन नगण्य होता है। पहली बात, गैसीय अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये आदर्श गैस का पहला गुण है। और आदर्श गैस का दूसरा गुण ये है कि गैसीय अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण, अंतराणुक आकर्षण बल जो होता है वह नगण्य होता है। गैसों के अणुगति सिद्धांत में ऐसा माना गया है, और अगर ऐसा होता है तो वह गैस आदर्श गैस होगी। तो आदर्श गैस के ये दो गुण हैं, ये मुख्य गुण हैं, जिसमें गैसीय अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है और गैसीय अणुओं के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल नगण्य होता है। इन दोनों गुणों की चर्चा आगे वान डेर वाल्स समीकरण में होगी, की जाएगी। अब इसे मिटा देते हैं। देखिए, आदर्श गैस के लिए या आदर्श गैस और वास्तविक गैस के व्यवहार के लिए, उनके व्यवहार की व्याख्या के लिए एक फैक्टर जिसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या संपीड्यता गुणांक, संपीड्यता गुणांक या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की कल्पना की गई है, जिसे डिनोट करते हैं Z से। आपने आदर्श गैस समीकरण पढ़ा ही है, PV = nRT। यहाँ से यदि हम nRT को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो Z बराबर होगा PV/nRT। इसी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या संपीड्यता गुणांक, Z PV/nRT। देखिए, जो वास्तविक गैसें होती हैं वो आदर्श गैस व्यवहार से विचलन दिखाती हैं, अर्थात आदर्श गैस व्यवहार की तरह अपने व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करती हैं, उनसे विचलन दिखाती हैं, अर्थात गैसीय नियमों और आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती हैं। इसी बात को कहा जाता है कि वास्तविक गैसें आदर्श गैस व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती हैं। तो विचलन को प्रदर्शित करने के लिए संपीड्यता गुणांक की कल्पना की गई है। संपीड्यता गुणांक क्या होता है? Z = PV/nRT। आदर्श गैसों के लिए संपीड्यता गुणांक Z मतलब PV/nRT की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। किसके लिए? आइडियल गैसों के लिए, फॉर आइडियल गैसेस, या हम कह सकते हैं कि आदर्श गैसों के लिए PV = nRT होता है।
आदर्श गैसों के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान 1 होता है, जबकि रियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होती है, या इसी बात को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि PV इज़ नॉट इक्वल्स टू nRT। Z की वैल्यू वास्तविक गैसों के लिए या तो 1 से छोटी होगी या तो 1 से बड़ी होगी, 1 के बराबर नहीं होती है। तो आदर्श गैसों के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान 1 होता है और वास्तविक गैसों के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान 1 नहीं होता है। प्रयोगात्मक रूप से यह देखा गया है कि जब दाब को काफ़ी कम रखा जाता है, दाब को कम रखा जाता है, तो उस दशा में वास्तविक गैसों के लिए Z का मान लगभग 1 के बराबर आता है। कम दाब पर वास्तविक गैसों के लिए Z का मान लगभग 1 के बराबर आता है, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन और हीलियम को निकाल दिया जाए तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए चाहे जो कंडीशन हो, चाहे जो दाब की दशा हो, कम हो या ज़्यादा हो, Z की वैल्यू जो होती है वो 1 से ज़्यादा होती है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। लेकिन अन्य गैसें जैसे ऑक्सीजन हुआ, जैसे नाइट्रोजन हुआ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, यदि इनको कम दाब पर रखा जाता है तो इनका संपीड़ितता गुणांक का मान लगभग 1 के बराबर होता है, अर्थात ये गैसें कम दाब पर लगभग आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। और एक बात है कि जब ताप को उच्च रखा जाता है, उच्च ताप पर भी गैसों के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मान लगभग Z बराबर 1 होता है। Z का मान लगभग 1 होता है, अर्थात आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं वास्तविक गैसें उच्च ताप पर। उच्च ताप पर वास्तविक गैसें लगभग आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करती हैं। तो ये ताप और दाब की निश्चित दशा हुई, कौन सी? कि कम दाब और उच्च ताप पर वास्तविक गैसें लगभग आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब दाब कम हो जाता है तो गैसीय अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। कम दाब पर और उच्च ताप पर जो गैसीय अणु होते हैं वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं, और जब गैस के अणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं तो वो वास्तविक गैसें जो होती हैं उनका गुण लगभग आदर्श गैसों की तरह हो जाता है। आदर्श गैसों में अभी आपको बताया गया है कि 2 गुण होते हैं। एक गुण यह होता है कि कुल गैस के कुल आयतन की तुलना में गैसीय अणुओं का आयतन नगण्य, और दूसरा अंतरालों का आकर्षण बल नगण्य। तो जब गैसीय अणु एकदम दूर दूर होंगे उस दशा में ये दोनों ही गुण प्रदर्शित होंगे वास्तविक गैसों में। ये दूर दूर होने पर गैस के अणुओं के बीच अंतरालों आकर्षण बल लगभग नगण्य होगा, और दूसरी बात, दूर दूर होने पर गैस के कुल आयतन की तुलना में गैसीय अणुओं का आयतन लगभग नगण्य होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और जानने योग्य है कि सभी गैसों के लिए एक ऐसा निश्चित ताप होता है जिस पर गैसों के लिए PV = nRT होता है। वह निश्चित ताप जिस पर किसी गैस के लिए PV = nRT होता है उस ताप को कहा जाता है बॉयल का ताप या बॉयल ताप। अर्थात बॉयल ताप पर वास्तविक गैसें PV = nRT का पालन करती हैं, आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं। बॉयल के ताप से उच्च ताप पर वास्तविक गैसें या वास्तविक गैसों के लिए PV का मान nRT से कम होता है बॉयल के ताप से उच्च ताप पर, और बॉयल ताप से निम्न ताप पर
वास्तविक गैसों के लिए PV की वैल्यू nRT से अधिक होती है। अब देखिए, उच्च दाब व निम्न ताप पर आदर्श गैसें, उच्च दाब व निम्न ताप पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस व्यवहार से अधिक विचलन दिखाती हैं। जो वास्तविक गैसें होती हैं आदर्श गैस व्यवहार से अधिक विचलन किस दशा में दिखाएंगी? जब दाब उच्च होगा और ताप निम्न होगा। या इसी बात को हम कह सकते हैं कि निम्न दाब और उच्च ताप पर वास्तविक गैसें आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करने लगती हैं। अब इसके बाद वान डेर वाल्स समीकरण के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे वान डेर वाल्स समीकरण का निगमन किया जाता है। देखिए, वास्तविक गैसें तो आदर्श गैस समीकरण का पालन करती नहीं। सदैव वास्तविक गैसें आदर्श गैस समीकरण का पालन तो करती नहीं है। वान डेर वाल्स समीकरण वान डेर वाल्स इक्वेशन। तो वास्तविक गैसें सदैव PV बराबर nRT अर्थात आदर्श गैस समीकरण का पालन तो करती नहीं है। इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक गैसों के लिए PV बराबर nRT एकदम सही नहीं है। तो PV बराबर nRT अर्थात आदर्श गैस समीकरण में संशोधन की आवश्यकता हुई। और वो संशोधन किसने किया? वान डेर वाल्स ने किया। तो अणुगति सिद्धांत में आदर्श गैस के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिसकी चर्चा अभी कुछ देर पहले हुई है। पहली बात कि गैसीय अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैसीय अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। और दूसरी बात, गैसीय अणुओं के बीच कार्य करने वाला अंतराणु का आकर्षण बल नगण्य होता है या शून्य होता है। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं के आधार पे PV = nRT में संशोधन किया गया। इसमें संशोधन किया गया PV बराबर nRT। P में संशोधन किया गया और V में संशोधन किया गया, अर्थात आयतन में संशोधन किया गया और दाब में संशोधन किया गया। दाब और आयतन में संशोधन करने के बाद जो समीकरण मिला उसे वान डेर वाल्स समीकरण कहा गया। अब एक एक करके दोनों संशोधनों को हम देखते हैं। सबसे पहले आयतन संशोधन देखते हैं। आयतन संशोधन अणुगति सिद्धांत में ऐसा माना गया है कि गैसीय अणुओं का कुल आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि इस कमरे में गैस है तो गैस के अणुओं को गति करने के लिए उपलब्ध स्थान जो होगा, उपलब्ध आयतन जो होगा, वह इस कमरे के आयतन से कम होगा, क्योंकि इस कमरे में गैसीय अणु भी उपस्थित हैं और जितने स्थान को गैसीय अणु घेरे हुए हैं वह स्थान विचरण के लिए उपलब्ध नहीं होगा या गति करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। जैसे इस कमरे में अगर अकेले हम ही हैं तो इस कमरे के आयतन से मेरे आयतन को यदि घटा दिया जाए तो वह स्थान बचता है जिसमें मैं गति कर सकता हूं। तो देखते हैं कि माना जाए कि यह एक बर्तन है, इस बर्तन में गैस रखी गई है, ये गैसीय अणु है।
यदि प्रेशर डाल के या किसी तरह से इन गैसीय अणुओं को इकट्ठा कर लिया जाए, तो मान लिया जाए कि एक कोने पर इनको इकट्ठा कर लिया जाता है और इस कोने पर ये अणु, गैसीय अणु ठोस अवस्था में उपस्थित हैं और इतना स्थान घेरे हुए हैं या इतना आयतन घेरे हुए हैं, इनका आयतन इतना है। कुल आयतन यदि मान लिया जाए V है और गैसीय अणुओं का आयतन मान लिया जाए B है, तो यह आयतन बचता है जिसमें गैसीय अणु गति कर सकते हैं। गैसीय अणुओं को गति करने के लिए उपलब्ध आयतन कितना होगा? V माइनस B। यही संशोधन हमको करना है, यही संशोधन किया गया था आयतन में। यदि स्थिर अवस्था में कोई अणु का आयतन माना जाए कि स्मॉल v है, तो जो गैसीय अणु होते हैं वो कंपन भी करते रहते हैं, जिसके कारण वह अपने आयतन का 4 गुना आयतन घेरे रखते हैं, जिसे कहा जाता है प्रभावी आयतन या वर्जित आयतन, जिसे कहते हैं प्रभावी आयतन। कोई अणु अपने आयतन का 4 गुना आयतन वो घेरे रखता है, जिसे प्रभावी आयतन कहते हैं। तो यदि n अणु हो तो n अणुओं का प्रभावी आयतन कितना होगा? n अणुओं का प्रभावी आयतन बराबर होगा 4nV और इसी को कहा गया है B। इसी को कहा गया है B, जहाँ पे B आयतन स्थिरांक है वान डेर वाल्स समीकरण के लिए। तो यहाँ से हमने समझा ही कि किस तरह से गैस का वास्तविक आयतन बराबर, गैस का वास्तविक आयतन बराबर होगा बर्तन का आयतन माइनस n अणुओं का प्रभावी आयतन। यदि गैस आदर्श गैस होती तो गैस का वास्तविक आयतन बर्तन के आयतन के बराबर होता, लेकिन यह वास्तविक गैस तो है नहीं, सभी गैसें वास्तविक गैस होती हैं। तो वास्तविक गैस के लिए गैस का वास्तविक आयतन बर्तन का आयतन माइनस n अणुओं का प्रभावी आयतन के बराबर होगा। अर्थात गैस के अणुओं को गति करने के लिए उपलब्ध आयतन जो होगा वो कुल आयतन माइनस अणुओं के आयतन के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि Vi बराबर, Vi आइडियल गैस के लिए आयतन बराबर होगा V मतलब बर्तन का आयतन माइनस B मतलब n अणुओं का प्रभावी आयतन, यह आयतन। यदि इस आयतन को घटा दिया जाएगा तो अणुओं को गति करने के लिए V माइनस B आयतन बचेगा, तो यही है V माइनस B। ये हो गया आयतन में संशोधन। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए दूसरा है दाब संशोधन। दूसरा संशोधन है दाब में संशोधन। ऐसा माना गया है कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच में अंतराणुक आकर्षण बल 0 होता है, तो उस आधार पे दाब में संशोधन किया जाएगा। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि गैस के अणुओं के बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण बल अवश्य काम करता है। इसके आधार पे हम देखेंगे कि कैसे दाब में संशोधन किया जाएगा। मान लिया जाए यह एक बर्तन है जिसमें गैस के अणुओं को रखा गया है। यदि गैस के अणुओं को देखा जाए कि यदि कोई अणु बीच में उपस्थित है, तो बीच में उपस्थित गैसीय अणु पर
सभी दिशाओं से बराबर आकर्षण बल कार्य करता है, बराबर आकर्षण बल लगता है। यदि यह एक अणु है तो इस अणु को इसके चारों तरफ स्थित अणुओं द्वारा समान आकर्षण बल से अपनी तरफ खींचा जाएगा, आकर्षित किया जाएगा। तो हर दिशा में बराबर आकर्षण बल काम करेगा। इस तरह से इस दिशा में कार्य करने वाला आकर्षण बल इस दिशा में कार्य करने वाले आकर्षण बल से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इधर का इधर से, इधर का इधर से और इधर का इधर से, अर्थात यह अणु संतुलित अवस्था में रहेगा। तो जो अंदर के अणु होते हैं उन अणुओं पर चारों दिशाओं में अन्य अणुओं द्वारा बराबर आकर्षण बल लगाया जाता है। लेकिन एक ऐसे अणु की बात करें जो बर्तन की दीवार से टकराने वाला ही हो, तुरंत टकराने वाला हो। जैसे माना जाए यहाँ पे एक ऐसा अणु है जो बर्तन की दीवार से तुरंत टकराने वाला है। इस अणु के ऊपर, नीचे, बाएं यहाँ पे अणु उपस्थित हैं, लेकिन दाहिनी तरफ कोई अणु उपस्थित नहीं है। इस अणु के और दीवार के बीच में कोई अणु उपस्थित नहीं है। तो इस बल को जो अणु, यह ऊपर वाला अणु अपनी तरफ आकर्षित करेगा इस अणु को, और नीचे वाला अणु अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इस बल के द्वारा इस बल को निरस्त किया जाएगा। लेकिन जो आकर्षण बल अन्य अणुओं द्वारा पीछे की तरफ लगाया जाएगा, उसके कारण यह अणु उतनी तेजी से दीवार पर टक्कर नहीं मार पाएगा या उतनी तेजी से दीवार पर दाब नहीं डाल पाएगा जितनी कि बिना आकर्षण बल के लगा सकता था, अर्थात आदर्श स्थिति में लगा सकता था। यदि यहाँ पे इस अणु को आकर्षित करने वाला कोई दूसरा अणु ना हो तो अणु द्वारा दीवार पर तेजी से टक्कर लगाया जाएगा, अणु द्वारा तेजी से दाब डाला जाएगा दीवार पर। लेकिन यदि और अणुओं द्वारा इस टक्कर मारने वाले अणु को अपनी ओर खींचा जाता है तो उसके कारण, उस आकर्षण बल के कारण इस अणु के दाब में कमी आएगा या यह अणु उतना दाब नहीं डाल सकता जितना कि बिना आकर्षण बल की उपस्थिति में इस दीवार पर दाब डाल सकता था। इसका मतलब यह है कि इस आकर्षण बल के कारण दाब में कमी हुई। अर्थात PI बराबर P प्लस P डैश, यह आभासी दाब है, गैस का आभासी दाब। यह आदर्श अवस्था में गैस का दाब है और ये दाब में होने वाली कमी है। यदि गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल काम ना करता उस दशा में PI बराबर P होता, अर्थात दाब में कोई कमी ना होती। लेकिन गैस वास्तविक है, उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा जिसके कारण इस दाब में कमी होगी। यहाँ पे P डैश क्या है? दाब में होने वाली कमी। कमी क्यों होगी? क्योंकि जो अणु दीवार से टकराने वाला है उस अणु को अन्य अणु पीछे की तरफ खींचेंगे जिसके कारण दाब में कमी होगी। अच्छा, यहाँ से देखिए जो P डैश या दाब में होने वाली कमी है, यह है दाब में होने वाली कमी। दाब में होने वाली कमी को हम गैस के आभासी दाब में जोड़ देते हैं। जो P डैश होगा गैस में होने वाली कमी, वो निर्भर करेगी N। N मतलब आकर्षित करने वाले अणुओं की संख्या, आकर्षित करने वाले अणुओं की संख्या, और निर्भर करेगी N पर आकर्षित होने वाले अणुओं की संख्या पर। आकर्षित करने वाले और आकर्षित होने वाले अणुओं की संख्या पे। इसी तरह से अन्य अणु भी यहाँ पे होंगे जो बर्तन की दीवार पर टक्कर मारने ही वाले होंगे, और उन सभी अणुओं पर उतने ही अणु पीछे से आकर्षण लगाएंगे, उन्हें पीछे की तरफ खींचेंगे।
तो इस तरह से तो जो दाब में होने वाली कमी होगी वह आकर्षित करने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे और आकर्षित होने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे, दोनों n पर। तो हम कह सकते हैं कि P डैश प्रोपोर्शनल होगा n स्क्वायर। अब देखिए n जो होता है वो d पर, d अर्थात गैस के घनत्व पर निर्भर करेगा। यदि गैस का घनत्व अधिक है तो उसी आयतन में गैसीय अणुओं की संख्या अधिक होगी और d बराबर होता है m बटे v, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यह तो निश्चित होता है, तो हम कह सकते हैं d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v और यहाँ पे n स्क्वायर है। हम लिख सकते हैं दोनों तरफ अगर वर्ग कर दिया जाए n स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अब यहाँ से p डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड n स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर और जब यह समानुपाती का निशान हटता है तो वहाँ पे एक नियतांक लगेगा p डैश बराबर a बटे v स्क्वायर। तब समीकरण क्या होगा, तब दाब क्या होगा? हमने लिखा था P बराबर PI बराबर P प्लस P डैश और P डैश बराबर कितना आया है A अपान V स्क्वायर, जहाँ पे दाब संशोधन के लिए A एक नियतांक है। अब PI बराबर होगा P प्लस P डैश बराबर आया है A बटे V स्क्वायर, A अपान V स्क्वायर। ये दाब में संशोधन हुआ। आयतन में संशोधन क्या हुआ था? V माइनस B। दाब में संशोधन क्या हुआ? P प्लस A अपान V स्क्वायर। तो जो आदर्श गैस समीकरण है P V इक्वल्स टू nRT, अब उसमें संशोधन हो जाएगा। P में संशोधन क्या होगा? ये अर्थात P प्लस A अपान V स्क्वायर। V में संशोधन क्या होगा? V माइनस B, V माइनस B इक्वल्स टू RT। यह एक मोल गैस के लिए है। ये कितने मोल गैस के लिए है? एक मोल। यदि n मोल गैसों के लिए देखा जाए तो ये हो जाएगा P प्लस n स्क्वायर A अपान V स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल्स टू nRT। यही वांडर वाल्स समीकरण है। यह n मोल गैस के अणुओं के लिए है। P प्लस n स्क्वायर A अपान V स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल्स टू nRT।